हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा भूगोल, सेट नंबर है 13। इससे पहले ऑलरेडी हमने 12 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि क्यों आपको हमारा वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि आपको यहाँ पे मिलता है करेंट अफेयर से जुड़े ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण सवाल और साथ ही साथ NCERT और SCERT पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। नए नए अपडेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं होता है, सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट से ही तैयार किया जाता है। और विशेष रूप से आप देखेंगे तो बिहार ज्योग्राफी पर विशेष फोकस किया जाता है। ठीक है, अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही बना हुआ है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन का पहला सवाल। पहला सवाल है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विकल्प में है माउंट ब्लांक, किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रूस, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है माउंट एल्ब्रूस। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, याद रखिए इसका स्थिति के बारे में, ये रूस के काकेकस पर्वत पर स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे है ये माउंट एल्ब्रूस जो कि रूस में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है और यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ये भी याद रखना है। बात करें बाकी विकल्पों के बारे में तो माउंट ब्लांक याद रखिए ये आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि किलिमंजारो ये तंजानिया में स्थित है और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब ये सवाल क्यों चर्चा में है? चर्चा में तो सिर्फ हम लोगों के लिए, क्योंकि आप देखेंगे तो एक है यहाँ पे बिहार की नमिता कुमारी जो कि भागलपुर की है, ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया है। ठीक है, तो यह जानकारी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है, बिहार के किस जिला में गंगा नदी के तट पर पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा? सवाल है, बिहार के किस जिला में गंगा नदी के तट पर पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा? विकल्प में है भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है भागलपुर। याद रखिए भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी के तट पर बिहार के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही है। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? बताना है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। विकल्प में है इंदौर, सूरत, निजामाबाद, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है निजामाबाद। याद रखिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, हेल्दी नहीं होगा यहाँ पे हल्दी होगा, हल्दी बोर्ड का मुख्यालय उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा तेलंगाना के निजामाबाद में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, बिहार के किस जिला में एल्युमिनियम लेटराइट का भंडार मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, VVI कर लीजिए इसको। बिहार के किस जिला में एल्युमिनियम लेटराइट का भंडार मिला है? विकल्प में है भागलपुर, रोहतास, कैमूर, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए भागलपुर की कहलगांव पहाड़ी में एल्युमिनियम लेटराइट का भंडार मिला है। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे भी सही होगा, ए विकल्प अर्थात भागलपुर। ठीक है, याद रखिए भागलपुर की कहलगांव पहाड़ियों में एल्युमिनियम लेटराइट का भंडार मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला सवाल। सवाल है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताना है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। विकल्प में है तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है तमिलनाडु। याद रखिए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व है ना, ये थोड़ा सा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, आगे एक सवाल है वहाँ पे मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए सवाल है, भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सवाल है, भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? विकल्प में है कांजीरंगा, बांदीपुर, अन्नामलाई, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा अन्नामलाई। याद रखिए भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? अन्नामलाई में। अब थोड़ा सा जानकारी और लीजिए यहाँ से, क्या है ये देखिएगा। तो ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट में स्थित है। हॉर्नबिल को फॉरेस्ट फार्मर भी कहा जाता है। हॉर्नबिल का मुख्य कार्य क्या होता है? बीज को फैलाना। ठीक है, यह जंगल के पुनर्जनन में मदद करता है।
ये सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। हॉर्नबिल को खतरा क्या है? यहाँ पे वनों की कटाई, आवास का विखंडन और शिकार से खतरा है। जो इसका हॉर्नबिल संरक्षण जो केंद्र बनाया जा रहा है ना, तो ये हॉर्नबिल को खतरे से बचाना है, मतलब मुख्य उद्देश्य यही है इसका। ठीक है, तो याद रखना है, तमिलनाडु सरकार ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, ताकि इन महत्वपूर्ण बीज फैलाने वाले पक्षियों को वनों की कटाई और आवास विखंडन जैसे खतरों से बचाया जा सके। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है, तूतीकोरिन एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? बताना है, तूतीकोरिन एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? विकल्प में है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, याद रखना है कि तूतीकोरिन एयरपोर्ट ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में स्थित तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत चर्चा में था, बट हमने ले लिया है कि तूतीकोरिन एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है, सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल इंपॉर्टेंट है। विश्व बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार, विश्व बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार कांजीरंगा टाइगर रिजर्व बाघ घनत्व में विश्व में किस स्थान पर है? बताना है, विश्व बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार कांजीरंगा टाइगर रिजर्व बाघ घनत्व में विश्व में किस स्थान पर है? विकल्प में है तीसरा, दूसरा, पहला या एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए, तीसरे स्थान पर है। ठीक है ना, याद रखना है, विश्व बाघ दिवस पर बाघों की स्थिति पर जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार असम का कांजीरंगा टाइगर रिजर्व बाघ घनत्व में कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व तथा उत्तराखंड में स्थित कार्बेट नेशनल पार्क के बाद दुनिया में ये तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह तीसरे स्थान पर है बाघ घनत्व के मामले में। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए सही होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाघ दिवस कब मनाते हैं ये भी याद रखना है, ये 29 जुलाई को हम लोग विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर शुरू की गई है? बताना है, सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर शुरू की गई है? चिनाब नदी, झेलम नदी, व्यास नदी, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा चिनाब नदी। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एनएचपीसी ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट की सावलकोट जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बिहार से संबंधित है यहाँ पे सवाल है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार को किस जलवायु श्रेणी में रखा गया है? बताना है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार को किस जलवायु श्रेणी में रखा गया है? विकल्प में है AW, CWG, AMW, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है CWG। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं यहाँ से कि CWG का क्या रूप होता है, क्या मतलब होता है, पूछ लिया जाता है, तो याद रख सकते हैं। सी का यहाँ पे मतलब है समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। ठीक है, जबकि W का अर्थ होता है यहाँ पे सर्दियों में शुष्क, सर्दियों में शुष्क, और जी का मतलब है यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान, ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान। ठीक है, जबकि अगर पूछा जाए आपसे दक्षिणी बिहार के बारे में, तो वहाँ पे याद रखिएगा, वहाँ पे AW टाइप का जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखें अब। अच्छा, यहाँ पे एक विकल्प में दे रखा है AMW, तो ये याद रखिएगा, ये पूरी तरह से फिट नहीं बैठता बिहार के लिए, क्योंकि AMW का मतलब होता है मानसूनी टाइप का। ठीक है, तो ये मानसूनी टाइप का इस तरह का यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, AW मतलब होता है ट्रॉपिकल सवाना, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो इस टाइप का जो AW टाइप का होता है, ये दक्षिणी बिहार में देखने को मिलता है। ठीक है, और उत्तरी बिहार में CW टाइप का जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी CW का जी का मतलब यहाँ दिया हुआ है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल क्या है? सवाल है,
बिहार के उत्तर में बहने वाली नदियों का पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब का सही क्रम क्या है। देखिएगा ध्यान से, सवाल क्या पूछा है। सवाल थोड़ा सा पटा टाइप का है कि बिहार के उत्तर में बहने वाली नदियों का पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब का सही क्रम क्या है। मतलब दोनों सही है, दोनों भी कह सकते हैं, या तो पूरब से पश्चिम ले लीजिए या फिर पश्चिम से पूरब। ठीक है, सही क्रम कौन सा ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। इस सवाल के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्रम से लगा लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं उत्तर बिहार की जो कि क्रम से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा घाघरा नदी। ठीक है, उत्तरी बिहार का हम बात कर रहे हैं, उत्तरी बिहार में नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पश्चिम में देखने को मिलेगा घाघरा। ठीक है, घाघरा से आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको गंडक। ठीक है, इसके बाद बूढ़ी गंडक। ठीक है, इसके बाद बागमती, कमला, फिर कोसी, फिर इधर देखेंगे तो एक मेची नदी है जो कि महानंदा का सहायक नदी है, तो हम यहाँ पर सिर्फ महानंदा ले लेते हैं क्योंकि विकल्प में वैसे भी मेची नदी नहीं है। ठीक है, महानंदा की एक सहायक नदी है मेची। ठीक है, तो कोसी के बाद ही है, लेकिन अब कह सकते हैं कि वो महानंदा की सहायक नदी है, तो मेची को यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मिला, घाघरा नदी। ठीक है, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और फिर ये महानंदा। ठीक है, ये पश्चिम से पूरब की तरफ सही क्रम लगा हुआ है। ठीक है, ये पश्चिम से पूरब की तरफ है, तो हमें दोनों तरफ से देखना है क्योंकि पूछा गया है सवाल में पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब। ठीक है, अब मिलाइए जरा विकल्पों को। तो पहला विकल्प में देखिए क्या दे रखा है, घाघरा। ठीक है, मिल रहा है यहाँ पे, गंडक मिल रहा है। ठीक है, कमला, देखिए कमला कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, ये घाघरा, गंडक और ये कमला। ठीक है, और फिर कोसी। तो आप देख सकते हैं कि पूरब से पश्चिम कहें या तो पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम से पूरब तो ये सही क्रम लगा हुआ है। ठीक है, तो पहला विकल्प सही दिख रहा है। ठीक है, पहला बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए अब देखते हैं विकल्प नंबर बी को। देखिए महानंदा है तो यहाँ पे महानंदा है, फिर कोसी, ठीक है क्रम सही चल रहा है, फिर बागमती, ठीक है, और फिर कमला, देखिए पीछे चला गया कमला। ठीक है, तो ये क्रम सही नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसे गलत कर देते हैं। आइए विकल्प नंबर सी को देखते हैं, क्या है, घाघरा। ठीक है, यहाँ पे घाघरा है, फिर गंडक है, फिर पुनपुन। देखिए पुनपुन तो इस सीरीज में तो है ही नहीं है ना, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है, ये दक्षिण बिहार की नदी है पुनपुन। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, पूछा है सही क्रम कौन सा है, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, था मजेदार सवाल। अब देखिए दक्षिण बिहार की नदी कौन कौन सी है, क्रम से यहाँ भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मिलेगा आपको कर्मनासा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, कर्मनासा। इसके बाद फिर सोन, इसके बाद फिर मिलेगा पुनपुन, इसके बाद है फल्गु। ठीक है, वैसे अब देखेंगे तो निरंजना और मुहाना ये दोनों मिलकर के आगे चल करके फल्गु नदी के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मिलेगा क्यूल। ठीक है, और एक आगे नदी मिलती है अजय नदी, जो कि ये उल्टी दिशा में बहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये एक सही क्रम है इसका। कुल मिलाकर के 5 प्रमुख नदियाँ हैं दक्षिण बिहार की। ठीक है, और ये उत्तरी बिहार की देखेंगे तो 3, आपका 1 2 3 4 5 6 7 जो ऐसी नदियाँ हैं जो कि प्रमुख नदियाँ हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस तरीके से कह सकते हैं कि ऊपर वाला उत्तरी बिहार की नदियाँ हैं और नीचे वाला दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं, सभी क्रम से ही हैं। अगर ये गंगा नदी है तो कुछ इस तरह से घाघरा आया, फिर गंडक है, फिर बूढ़ी गंडक है, बागमती, कमला, कोसी, फिर महानंदा, और इससे देखेंगे तो मेची नदी से लाके मिलती है इस तरीके से। तो ये क्रम से याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं अब। देखिए अगला सवाल है, महानंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। पूछ लिया है आपसे कि महानंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। विकल्प में है महाभारत श्रेणी, छोटा नागपुर पठार, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है, या फिर एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प नंबर सी, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित पहाड़ियों से निकलती है महानंदा नदी। ठीक है, याद रखना है। वहीं बात करें महाभारत श्रेणी से कौन सी नदी निकलती हैं। ठीक है, तो याद रखना है महाभारत श्रेणी से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक तो बागमती या दूसरा कमला नदी। ठीक है, जो कि नेपाल में स्थित है। वहीं बात करें छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ से भी देखेंगे तो 2 नदी निकलती हैं, फाल्गु
या फिर इसे निरंजना कह सकते हैं, क्योंकि आगे चल करके निरंजना को तो फल्गु ही कहते हैं ना। और दूसरा एक नदी निकलती है इंपॉर्टेंट, सकरी नदी। ठीक है, तो ये दोनों नदियों के बारे में याद रखिए, क्योंकि छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। फल्गु या निरंजना कह लीजिए या फिर सकरी कह लीजिए, अलग से एक नदी है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? विकल्प नंबर सी सही है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बताना है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? विकल्प में है 100 मीटर, 455 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, इससे अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा 445 किलोमीटर। विकल्प नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, याद रखिएगा। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, जिसमें बिहार में से लंबाई आप देखेंगे तो 445 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी याद रखिए कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार माना जाता है। ये भी याद रखा जा सकता है कि गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समय प्रवेश करती हैं और कटिहार एवं भागलपुर के सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में ये चली जाती हैं। इस दौरान देखेंगे तो गंगा नदी जो है ना, बिहार के कुल मिला के 12 जिलों से ये गुजरती हैं। 12 जिलों का नाम याद रखिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसमें बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, और आई थिंक हाँ बेगूसराय है, और मुंगेर है, खगड़िया है, कटिहार है, भागलपुर है, और एक है आपका आई थिंक लखीसराय। ठीक है, और ये भी याद रखा जा सकता है यहाँ पे कि बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। ठीक है, लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है यहाँ पे। ठीक है, तो इन सभी नदियों का नाम याद रखिए, इस सभी फैक्ट को याद रखिए। बहुत सारे सवाल बनते हैं यहाँ से, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, डेहरी जल विद्युत केंद्र किस नहर पर स्थापित किया गया है? बताना है, डेहरी जल विद्युत केंद्र किस नहर पर स्थापित किया गया है? सोन नहर, गंडक नहर, कोसी नहर, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब देखेंगे कि बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो बनाई गई हैं उसमें से खास करके सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी पर बनाई गई हैं। और सोन नदी, ठीक है, सोन नदी पर ही आप देखेंगे कि सोन नदी से 2 नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, पूर्वी सोन नहर और दूसरा पश्चिमी सोन नहर। तो इस सोन नहर पर ही स्थित है आपका देखेंगे तो डेहरी जल विद्युत केंद्र, और एक है बारून जल विद्युत केंद्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए सही होगा, सोन नहर। ठीक है, याद रखिएगा, सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहला डेहरी जल विद्युत केंद्र और दूसरा है बारून जल विद्युत केंद्र। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि कौन सी नदियां पूर्वारोपित घाटियों से होकर के बहती हैं? सवाल है, कौन सी नदियां पूर्वारोपित घाटियों से होकर के बहती हैं? विकल्प में है सतलज तथा सिंधु, तुंगभद्रा तथा चंबल, दामोदर तथा गोदावरी, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है सतलज तथा सिंधु। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि पूर्वारोपित नदियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। जो नदियाँ पहले से ही बह रही थी और बाद में जब पर्वत बने तब भी उन्हें काट कर अपना रास्ता बनाती रहीं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? पूर्वारोपित नदियाँ कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण है सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये नदियाँ हिमालय के बनने से पहले से मौजूद थी, इसलिए इन्होंने पर्वत को काट करके गहरी घाटियों से गॉर्ज कहते बना ली। ठीक है, तो ऐसी नदियों को क्या कहा जाता है? पूर्वारोपित नदियाँ, जो कि पर्वत बनने से पहले भी थी और आज भी हैं। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर यहाँ पे है सिंधु और सतलज। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? बताना है, निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? दिए गए विकल्पों में से बताना है कौन सा सही होगा। अच्छा, यहाँ पे पहले समझते हैं थोड़ा सा कि बेसिन क्षेत्र क्या होता है। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, मुझे विश्वास है, लेकिन जो नए नए छात्र होते हैं, जो तैयारी अभी शुरू कर ही रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि बेसिन क्षेत्र क्या होता है। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा घेरा गया पूरा क्षेत्र, किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा घेरा गया पूरा क्षेत्र जहाँ का पानी अंत में उसी नदी में जाकर मिलता है ना, उसे ही बेसिन क्षेत्र कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि एक प्रमुख नदी है, ये नदी इलाके से मिल रहा है, इधर मिल रहा है, ऐसे ला करके मिल रही हैं, इसे कोई नदी इलाके मिल रही है, इस तरीके से, है ना। ये जो क्षेत्र पूरा कवर कर रहा है ना,
ये क्या है, ये पूरा बेसिन क्षेत्र ही कहलाता है। ठीक है, तो इसी की बात हो रहा है यहाँ पे कि बताना है कि निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है, यानी कि सबसे पहले बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, उससे फिर छोटा कौन है, ऐसा। तो आप देखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा जो बेसिन क्षेत्र है ना, गंगा का है। ठीक है, सिंधु का और फिर गंगा दिया हुआ है, तो गंगा पॉसिबल नहीं, गंगा पहले ही होगा, गंगा दूसरे नंबर पर नहीं है, तो ये तो कथन गलत है। यहाँ पे पहले ही गोदावरी दे दिया है, जो कि बिल्कुल कथन गलत है। तो सही आंसर इसका क्या है, विकल्प नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा, गंगा फिर सिंधु फिर गोदावरी फिर कृष्णा, ये सही क्रम है नदियों का बेसिन क्षेत्र के अनुसार। ठीक है, समझ में आया ना बेसिन क्षेत्र क्या होता है। चलिए, ये भी कह सकते हैं जितना भी इलाका उस नदी में पानी भेजता है वही उसका बेसिन कहलाता है। जैसे अगर एक नदी है, ठीक है, कोई नदी है, अब इसमें जितना भी इलाका हो, जितना भी इलाका अब ले लें, ठीक है, जितना भी इलाका उस नदी में पानी भेजता हो, ठीक है, जितना भी इलाका भेज रहा है इसमें पानी, उस पूरा क्या कहलाएगा, उसका बेसिन क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सा है और कुछ भी नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसून ग्रहीय पवनों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है। विकल्प में हैली, कोटेश्वरम, फ्लोन या एक्सदिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए, फ्लोन ने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसूनी ग्रही पवनों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है। ठीक है, ये भी याद रखिए, मानसून उत्पत्ति से संबंधित गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन 1951 में एच फ्लोन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो सही आंसर है यहाँ पे विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित भाग के प्रतिशत के युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। बताना है, राज्य तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार बताना है, जो कि वन से आच्छादित हैं, भाग के प्रतिशत के युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है, और ये रिकॉर्ड वर्ष 2021 के अनुसार बताना है। तो यहाँ पे 3 राज्य दिए गए, तीनों राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने कितने परसेंट है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार आप देखेंगे तो पहले बात करें मिजोरम में है 84.53%, जहाँ जो कि सर्वाधिक है पूरे भारत में। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 79.33% है। ठीक है, जबकि एक है आपका मेघालय, तो यहाँ भी देख लीजिए मेघालय में कितना है, तो मेघालय में है 76%। तो बताइए कौन सा सही है। तो कोई भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है, सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये लक्षद्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पे 90.33% है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बताना है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, एक्सदिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, सभी को पता होना चाहिए कि ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, किस जिला में स्थित है, तो ये आप देखेंगे तो ये अलवर जिला में स्थित है, अरावली पर्वतमाला में स्थित है, ये भी कह सकते हैं अलवर जिला कहिए या तो फिर अरावली पर्वतमाला कहिए, दोनों सही है। ठीक है, अलवर जिला पूछा जाए तो अलवर, और अगर पर्वतमाला पूछा जाए तो ये अरावली पर्वतमाला हो जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखा जा सकता है कि यह पहले वन्यजीव अभ्यारण्य था, बाद में ये टाइगर रिजर्व बन गया। पहले क्या था, वन्यजीव अभ्यारण्य था, अब ये टाइगर रिजर्व से बनाया गया है। यहाँ पे बाघ, तेंदुआ, हिरण आदि पाए जाते हैं। ठीक, चलिए एक सवाल और लेते हैं जल्दी से, सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 के घटते क्रमों में कौन सा क्रम सही है। ठीक है, राज्यों के जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करना है घटते क्रम में, ये रिपोर्ट 2011 के अनुसार बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी विकल्प दिए गए हैं उससे बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बात करते हैं बिहार का कितना है, तो बिहार का आप देखेंगे तो 1106 है ना। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 है, जो कि भारत में सर्वाधिक है। ठीक है, सबसे कम किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ पे मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है, जहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1028 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है,
उसके बाद केरल में देखेंगे तो 860 है, ठीक है। और एक और है आपका उत्तर प्रदेश, जहाँ पे आप देखेंगे तो 829 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो देखिए इस तरह का विकल्प कहाँ पे सही दिख रहा है। तो पहले नंबर पर क्या होना चाहिए, बिहार, तो ये नहीं होगा, ठीक है। बिहार बी विकल्प में और सी में है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल बी विकल्प में नहीं है, सी विकल्प में है। तीसरे नंबर पर क्या है, केरल आप देखेंगे तो 860 है, ठीक है। और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश 829 सही है, अर्थात विकल्प नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे सी सही होगा, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि 20 में से कितना आप लोग का सही हुआ ईमानदारी से। करंट अफेयर्स जिसका मौजूद रहा होगा निश्चित ही आप लोग कर पाए होंगे। अगर करंट अफेयर थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं या तैयारी नहीं है तो मार्क्स बहुत कम आया होगा, ठीक है। 20 में से मुझे नहीं लगता कि किसी का भी 10 प्लस आया होगा। फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या 10 प्लस आप लोग का किसी का भी आया है या नहीं, ईमानदारी से लेकिन बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और, वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन जो आप लोग के लिए लेकर के आते हैं, इस क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, क्या क्वेश्चन से आप लोग संतुष्ट हैं या भी नहीं है। सिर्फ आप लोग लाइक करते हैं, लाइक की संख्या आप लोग देख रहे हैं बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा कमेंट भी किया कीजिए, ठीक है, कि ये क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, क्या कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मिल रहा है या फिर कुछ नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल देखेंगे, अगर मेरा प्रैक्टिस सेट आप लगातार करते रहिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी, मेरी गारंटी है। ये वीडियो के शुरू हम नहीं बोल रहे हैं, वीडियो के अंत में बोल रहे हैं, इसलिए कि जो पूरा वीडियो देखेंगे वही सुनेंगे चीज़ को। जो शुरू में निकल जा रहे हैं उनके लिए तो खैर है ही नहीं ये चीज़, लेकिन मेरी गारंटी है कि अगर मेरा सेट पूरा शुरू से लेकर अंत देखिएगा एग्जाम तक, तो सफलता कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। क्योंकि जितना क्वेश्चन संभव है हम हर एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं। बस वीडियो तक पूरे चैनल पर बने रहिए और वीडियो जितने भी अपलोड करते हैं उसको पूरा देखिए कीजिए और अच्छे से देखा कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।